नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राज ट्यूटोरियल इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम 12th के बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग की बात करेंगे। इस कहानी की राइटर है अनीश जंग, जिन्होंने राउरकेला में जन्म लिया और अपनी चाइल्डहुड और एडोलिसेंस हैदराबाद में बिताया। 1987 में उन्होंने लाइव्स ऑफ इंडियन वुमेन पर एक बुक लिखी जिसका नाम था अनविलिंग इंडिया, जो काफी चर्चे में रही। लॉस्ट स्प्रिंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ ए स्टोलन चाइल्डहुड। इस कहानी में अनीश जंग ने गरीबी और परंपराओं की आंच में झुलसते और खोते बचपन को एनालाइज किया है। किस तरह से हमारा बचपन, जो जिंदगी में एक स्प्रिंग की तरह होता है, बसंत की तरह होता है, कैसे यातना भरी हो जाती है, सपने छिन जाते हैं और फिर जिंदगी दुख दर्द की अंधेरी गलियों में कब खो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। आइए अब नजर डालते हैं इस कहानी के हिंदी समरी पर। अनीश जंग को साहब से रोज मुलाकात होती थी। वह ढाका से आया था और उसका पूरा नाम था साहेब आलम। कमाल की बात यह थी कि वह एक रैग पिकर था और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके नाम का मतलब होता है पूरी दुनिया का बादशाह। वो तो बस अपनी धुन और दुनिया में नंगे पैर वाले बच्चों की टोली के साथ सुबह से शाम तक कूड़े के ढेर में सोना ढूंढा करता था। कूड़े के ढेर इन बच्चों के लिए जहां एक आश्चर्य का भंडार था, वहीं बड़ों के लिए यह एक रोजी रोटी का साधन था। साहब स्कूल नहीं जाता था और आसपास कोई भी स्कूल नहीं थे। चुनने वाले ये बच्चे जो थे दिल्ली से सटे सीमापुरी के इलाके में रहते थे। यह सीमापुरी दिल्ली से सटे वो इलाका था जहां तरक्की और विकास का नामो निशान कहीं नहीं था। थी तो बस मिट्टी के वो छोटे और संकरे मकान, जिनकी छत जो होती थी वो या तो टीन की होती थी या फिर तिरपाल की होती थी, और साथ में होती थी तंग गलियों में घुट घुट कर गरीबी से हर दिन जंग लड़ती जिंदगी। ना कोई सीवेज, ना कोई नालियां, ना कोई चलता हुआ पानी, जहां औरतें फटी चिटी कपड़ों में अपने आप को ढक कर रहती थी। सीमापुरी में बड़े होते ही जिंदा रहने के लिए कूड़ा कचरा ही एकमात्र साधन होता था। ये वो साधन था जिसे लोगों को अपनाना ही पड़ता था, क्योंकि इस कूड़ा करकट से ही, इस कूड़ा कचरे के ढेर से ही उनकी जिंदगी चलती थी। एक दिन नरेटर ने साहब को एक क्लब के पास खड़ा देखा। वहां पे दो लोग सफेद कपड़ों में टेनिस खेल रहे थे और साहब उन्हें बड़ा गौर से देख रहा था। हालांकि साहब ने भी उस दिन जूते पहन रखे थे। यह बात अलग थी कि उन जूतों में सुराख थे, लेकिन साहब के लिए इतना ही काफी था कि उसके पैरों में अब जूते हैं। साहब ने एक सपना पूरा करने के लिए एक काम तलाश लिया था जिसमें उसे 800 रुपये पगार मिलते थे। और बात यह थी कि साहब अब अपने काम का मालिक नहीं था, वो दूसरे की जगह नौकरी करता था। मुकेश फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में रहता था और मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। यह शहर भारत के कांच पिघलाने वाले उद्योग का केंद्र है। यहाँ पर हर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी रंग बिरंगी चूड़ियां बनाते हैं स्त्रियों के लिए। यहाँ पर यह काम जो है वो काफी पुराना चल रहा है और मुकेश का परिवार उनमें से एक था। यहाँ 20,000 बच्चे ऐसे थे जो गैर कानूनी ढंग से इस बड़ी तपान वाली कांच की भट्टियों में काम करते थे। तंग बदबूदार गलियों से भरे झोपड़ियों में रहते हैं, दीवार जिनकी गिर रही है और जिनमें रोशनदान नहीं है।
परिवार में एक गरीब बुजुर्ग है जो चूड़ी बनाता है। ना वो अपने मकान की मरम्मत करवा पाता है, ना ही उसने अपने बेटों को स्कूल भेजने की जहमत उठाई, क्योंकि उसके पास इतना था नहीं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाता। उसे चूड़ी बनाने की कला के अलावा और कुछ नहीं आता था। वो बस परंपरा को छोड़ भी नहीं सकता था। उसकी बेबसी यह थी, क्योंकि पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी उसके यहाँ यही काम हुआ करता था। मुकेश भी अपनी दादी और अपने माता पिता के साथ बैठकर कांच की पॉलिश के ये काम किया करता था। मुकेश की दादी ने अपने पति को इस कांच की पॉलिश से उठने वाले धूल से अंधे होते देखा था। फिरोजाबाद की हर गली में रंग बिरंगी चूड़ियां देखी जा सकती हैं। अंधेरी झोपड़ियों में बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठकर रंग बिरंगी चूड़ियां बनाते हैं, जो भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक होता है। मुद्दतों से दिमाग को सन्न कर देने वाली मेहनत ने यहाँ के लोगों को पहल करने की जो इच्छा होती है उसको मार दिया था। उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो किसी काम के लिए पहल कर सकता था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि न वो संगठित हो सकते थे, और एक चूड़ी बनाने वालों का जो गरीबी का जाल था वो दिन प्रतिदिन फैलता जाता था। और दूसरा संसार था बिचौलियों का, पुलिस वालों का और साहूकारों का, जिनके कर्ज से ये बाहर नहीं निकल पाते थे, जो इन्हें हर समय लूटा करते थे। मुकेश अभी भी अलग होने का चुनाव करता है। मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो चाहता है कि वो इस काम से अलग होकर मोटर मैकेनिक का काम करे। आइए अब हम नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। चलिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स सेज अनीश जंग, ड्रॉ ए कंट्रास्ट बिटवीन द टू। यहां पर अनीश जंग ने एक वर्ड उनका बताया है जो फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाते हैं, जो गरीबी से दबे और कुचले हैं, गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं और उससे निकलने की उनकी कोई आसार नहीं है। और दूसरी दुनिया है उन साहूकारों की, बिचौलियों की, पुलिसमैन की, जिनकी एक्सप्लॉइटेशन के चलते ये पक्की बात हो गई कि इन बैंगल्स मेकर की जिंदगी कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, और दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दिस पीपल्स एंड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ लाइफ ऑफ दिस पीपल्स। इस तरह की जिंदगी के लिए और जिंदगी में इस तरह के दुखों के लिए ये सारे लोग जिम्मेदार हैं, जो साहूकार हैं, बिचौलिए हैं या जो पुलिसमैन हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें आपको लिखनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। जैसा कि हमने अभी इसकी हिंदी समरी में पढ़ा है कि इस कहानी में अनीश जंग ने दो तरह के बच्चों की बात की है। वन इज द रैग पिकर साहेब और दूसरा मुकेश जो एक बैंगल मेकर है। बोथ these children have never seen their spring and that is the lost childhood. इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने उस सुनहरे पल को नहीं देखा जिसे हम स्प्रिंग कहते हैं। हमारी जिंदगी में वो एक स्प्रिंग होता है, वो चाइल्डहुड। और ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं, मोर देन 20,000 बच्चे जो इस तरह के रैग पिकिंग का काम करते हैं या किसी हैजर्डस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जिनकी लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है और इनकी लाइफ में कभी भी किसी भी तरह के स्प्रिंग की परिकल्पना बिल्कुल बेकार है। ऐसी ही बात को उजागर करती हुई हमारी अनीश जी की यह कहानी थी, लॉस्ट स्प्रिंग। और इसीलिए हम कह सकते हैं
कि द टाइटल इज वेरी मच एप्ट। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ लें। यदि आपको यह हमारी वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।